कि आप कश्मीर में आतंकवाद को देखते हैं, आप पंजाब में आतंकवाद को देखते हैं, तो वो आतंकवादी का शक्ल भी नजर आती है, उसके कपड़े भी नजर आते हैं, उसकी जबान भी नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसका धर्म नजर नहीं आता आज तक। इसलिए हमारे देश में ये भी एक मक्कारी और झूठ और फरेब और मुनाफत है कि इस आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मेरा कन्विक्शन है कि आतंक का धर्म होता है, हम नाम लेने से डरते हैं, इसलिए कि हम झूठ बोलना चाहते हैं। हमको लगता है कि हमको इस बात का बड़ा वो होना है कि नहीं हम बहुत सेकुलर लोग हैं और वो भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, लेकिन इस देश के अंदर सिख आतंकवाद का धर्म पता हो गया। हिंदू आतंकवाद था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद कह दिया। लेकिन हम ये नहीं कह पाते कि इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पूरे जोर शोर से पल रहा है और इसके लिए तमाम पार्टियां जिम्मेदार हैं। लोग टेलीविजन पे आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं नहीं, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। और ताज्जुब की बात तो यह है कि एक टेलीविजन का एंकर जिसने शायद अपनी जिंदगी में उसे जेर जबर और नुक्ते का भी ज्ञान नहीं होगा, वो टेलीविजन पे बैठ करके तस्लीमा नसरीन, वो एक राइटर है, मुसलमान है, पढ़ के आई है, उससे टेलीविजन पे जिरह करता है कि आप गलत कह रही हैं। वो कह रही है कि इस्लाम इज ए प्रॉब्लम, दिस कुरान इज ए प्रॉब्लम, जिहाद इसके अंदर लिखा हुआ है, ये पीसफुल रिलीजन नहीं है। वो हमारा एंकर कह रहा है उनसे नहीं, यू आर रॉन्ग, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। तो आप किस किस्म का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सबकी तारीफ आपको सुननी है। और हिंदुस्तान के मीडिया ने जितना, मैं अब ये 3-4 साल में आप बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया ने बहुत गंदा रोल प्ले किया है अपने देश के लोगों को बहकाने में, उनको मिसगाइड करने में। और इसका फर्क जब आपको पता चलता है जब आप अपने प्रोफेशन को सिर्फ नौकरी तक महदूद कर देते हैं कि ये नौकरी है। अगर उसी तरीके से, जिस तरीके से मेरे कई दोस्त हैं, बड़े अजीज दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़े बड़े अखबार नेशनल डेलीज के जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर ब्यूरो चीफ हैं, उनकी पूरी स्टोरी पढ़ता हूं। वो जर्नलिस्ट भी रहते हैं, वो सेकुलर भी रहते हैं, लेकिन एजेंडा हुर्रियत का पूरा करते हैं। उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है। वो तब भी सेकुलर ही रहते हैं, तब भी जर्नलिस्ट ही रहते हैं, लेकिन यहां कोई लिख दे तो लोग फौरन टैप कर देते हैं, आप बीजेपी के हैं, आप आरएसएस के हैं, अरे तुम हिंदू हो। तो यहां पे एक नए किस्म का नैरेटिव है। ये जो जेएनयू में हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जादवपुर में हो रहा है, वो क्या हो रहा है, जो श्रीनगर में हो रहा है वो क्या है, आसाम में हो रहा है वो क्या हो रहा है। हम इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि एक आतंकवादी AK-56 के साथ हमें नजर आता है, हमें दिखाई देता है, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन इस देश में बौद्धिक आतंकवाद चरम सीमा पर है और वो फल रहा है, फूल रहा है और लोग उसके लिए पेमेंट किया जाता है। और लोग ऐसे ऐसे तर्क ला करके उन तमाम लोगों को जो उसकी गहराइयों को नहीं समझते, उनको पूरी तरह से मिसगाइड करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत के समाज को जिस आधे युद्ध से लड़ना है, उसमें बौद्धिक आतंकवाद पत्रकारों की शक्ल में भी है, इंटेलेक्चुअल्स की शक्ल में भी है, एनजीओ की शक्ल में भी है, अलग अलग बहुत सारी दुकानें उनकी खुली हुई हैं और वो चौतरफा अटैक करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इसी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को यकायक रात में आता है कि फलस्तीन के अंदर 5 मुसलमान मार दिए गए हैं, उसके लिए उनका दिल रोने लगता है। और यही मुसलमान हिंदुस्तान का बलूचिस्तान में मुसलमानों को मार दिया जाए तो कोई आवाज मैं नहीं सुनता हूं। कहीं कश्मीर के अंदर कहीं हिंदुओं को मार दिया जाए तो किसी मुसलमान को मैंने ये कहते नहीं सुना कि इनके लिए भी हम जो है कोई नारा लगाएंगे, कोई धरना देंगे, कोई प्रदर्शन कहेंगे। और यही मुसलमान हिंदुस्तान का उस वक्त चुप हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों का बात आती है तो सड़क के अंदर नारे लगने लगते हैं, MP चिल्लाने लगते हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन वो मुसलमान होता है, समाजवादी पार्टी है तो उसका एजेंडा अलग है, लेकिन आजम खां का एजेंडा अलग है, सलमान खुर्शीद का एजेंडा अलग है, रहमान साहब का एजेंडा अलग है, तो सब एक साथ हो जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पिछले कई सालों तक मैं इस बात को दिल्ली में जब था तो बड़ा रियलाइज करता था कि कहा जाता था कश्मीरी पंडित, तो मुझे भी ये कंफ्यूजन था। कश्मीरी पंडित में हमारे अलीगढ़ में एक साहब पढ़ते थे, उनका नाम था सलीम पंडित, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में था कि ये कश्मीरी पंडित हैं तो फिर ये सलीम पंडित कौन है, और अगर सलीम पंडित है तो फिर ये हिंदू क्यों हैं, इसमें मुसलमान क्यों नहीं शामिल हैं, उसमें उन लोगों को क्यों नहीं भगाया गया है। तो बाद में ये नैरेटिव पता हुआ कि साहब ये कश्मीरी हिंदू पंडित कहा जाए, तो ये भी नैरेटिव बहुत देर में आया। तो हम जैसे लोगों को जो दूर थे तब पता चला कि साहब बेसिकली ये हिंदू हैं मेजोरिटी में, जिनके साथ ही अत्याचार हुआ है। तो हमारे यहां, हमारे देश में किसी नैरेटिव को बदलने में हमको दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है कि एक तो आप कम हैं, सत्ता से बाहर हैं, और सत्ताएं जब आती हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं क्या कहते हैं, धारा 370 को हटाओ, धारा 370 को हटाओ। बड़ी बड़ी पार्टियां आई, राष्ट्रवादी आई, सेकुलर आई, लेफ्टिस्ट आई, राइटिस्ट आई, लेकिन जब धारा 370 हटाने की बात आती है तो देश का गृह मंत्री दोनों हाथ उठा के पार्लियामेंट में कहता है कि इससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो पहले क्यों छेड़ रहे थे?
तो ये जो मुनाफकत है, ये जो मक्कारी है, इसी के चलते मुझ जैसा आदमी जिसका कश्मीर से शायद कोई सीधे तौर पे कोई लेना देना भी नहीं था, कुछ लिंकेज भी नहीं था, मैं जब पाकिस्तान गया तो वहां एक डिस्कशन में मुझे पता चला कि कश्मीर के अंदर एक 35A भी जो है वो कोई चीज है जिसकी वजह से कुछ स्टेशन मिला हुआ है और वहां बहुत सारे हिंदू जो हैं जिनको नागरिकता नहीं दी जा रही है। ये बात मैंने सुनी थी, फिर यहां दिल्ली आया मैंने 2-3 लोगों को पकड़ा, मैंने कहा इस इशू के ऊपर कुछ रिसर्च करी जाए। तो एक सोसाइटी बनाई और वो 3-4 लोग हम बैठे थे और उस सोसाइटी का नाम था वी द सिटीजन। और उसके बाद हमने 19 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जो 35A के ऊपर PIL दाखिल की है वो हमारी संस्था वी द सिटीजन ने की है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा तुम्हारा कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। तो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पैदा होने की वजह से बहुत सारा अलीगढ़ से इसलिए वाबस्तगी थी कि जिन शेख अब्दुल्ला का नाम बार बार लिया जा रहा है वो भी वहीं से पढ़ के आए थे, मुफ्ती की बेटी भी वहीं से पढ़ के आई थी। तो ये जहां से तालीम लेके आए थे मैं वहां इत्तेफाक से पैदा हुआ। तो मुझे लगा कि जड़ पे हमला करना चाहिए। 370 कब होगा, पार्लियामेंट करेगी नहीं करेगी, लेकिन 35A तो इस देश के संविधान के ऊपर सबसे बड़ा फ्रॉड है। और मुझे दुख इस बात का है कि हम ब्यूरोक्रेट को गाली देते हैं, राजनीतिक को गाली देते हैं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट उज्जैन के महाकाल मंदिर में कितना पानी चढ़ाया जाना चाहिए, बॉम्बे में दही हांडी की लंबाई इंची टेप से कितनी ऊंची होनी चाहिए, इसके बारे में फैसला दे रही है। लेकिन 70 साल से संविधान के अंदर सारे एक्सपर्ट्स को पता है, सारे जुडिशरी को पता है कि एक संविधान के अंदर एक धारा राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ दी जाती है, उसके बारे में कभी सुओ मोटे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं लिया कि इसके बारे में भी हमको बात करनी चाहिए। जब हमने कहा तब उन्होंने इसको, अच्छा ये भी था जैसे इनको नहीं पता था। बाकी सारे डिसीजन ये ऐसे दे रहे थे, लग रहा था इस देश में अगर पटाखे फट जाएंगे तो पॉल्यूशन बंद हो जाएगा। तो ये भी एक डिफ्लेक्शन है हमारे यहां। तो जुडिशरी का हम जो देखते हैं बड़ा सेलेक्टिव एक्टिविज्म के अंदर है। जहां उनको बोलना चाहिए वहां वो चुप हो जाते हैं, वहां वो बताते नहीं हैं। अब उस पे फैसला आने वाली बात है। सरकार ने टाइम मांगा था कि हमको दिवाली के बाद टाइम दे दीजिएगा, अभी लिस्ट नहीं हुआ है, हम उसको लड़ रहे हैं। मैं आप सबकी ताकत चाहता हूं, आप लोगों में से जितने लोग हैं, मैं बहुत सौ को नहीं जानता था। अश्वनी जी ने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा इस मामले में, मीडिया पे तो बोलूंगा, लेकिन कुछ इशू ऐसे हैं कि दिल्ली के बाहर के अलावा मैं समझता हूं राजस्थान, कलकत्ता, जिस शहर के अंदर ये चिराग जलेगा उतना दबाव बनेगा। मेरा मानना यह है कि इस हिंदुस्तान के अंदर बगैर लड़े, बगैर चिल्लाए कुछ नहीं मिलता है। अगर हम ये सोचे कि ये गांधी का देश था तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक औरत 17 साल से नाक में नरी लगा के बैठी हुई थी और अहिंसा के थ्रू वो अपना आंदोलन चला रही थी। इस देश में किसी ने नहीं पूछा। जो हथियार उठा लेता है, जो बंदूक उठा लेता है, सरकार उसी से बात करने जाती है। इसलिए आपको जहनी तौर पे तैयार रहना होगा और ये इस देश के अंदर फ्रॉड, जो बौद्धिक आतंकवाद है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, उसके खिलाफ लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।